1 घंटा अपने शेड्यूल में ऐसा रखना है जिसमें आपने ये जो कुछ भी किया है इस सब का एक रिवीजन फिर से हो जाए। जब वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस पहचानने में, अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। ऐसा ना हो कि आप अपना ईगो पे ले गई कि नहीं मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो इसका सवाल सही कर दूंगा, और अब आपने उसमें पता लगा 10 मिनट लगा दिया। इतना मजबूत करके जाएं एग्जाम में कि जब अब हम अगली बार जब एग्जाम दें तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, 260 प्लस जा सकें, अच्छा कॉलेज मिले, हमारे पसंद की हमें ब्रांच मिले। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी बच्चों ने जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, होप आपका अच्छा हुआ होगा। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हम और मार्क्स ला सकते थे लेकिन हमारे मार्क्स अभी उतने नहीं आए हैं। तो हम यहाँ एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम 260 प्लस मार्क्स तक पहुंचे इस सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, तो बेटा आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उस फर्स्ट अटेम्प्ट को देने के बाद आपके मन में आ रहा है कि हम और मार्क्स ला सकते थे, हम और अच्छा इंप्रूव कर सकते थे। तो सबसे पहली चीज तो ये आनी चाहिए कि क्या मुझे और मार्क्स अच्छे लाने हैं, मुझे और अच्छा स्कोर इंप्रूव करना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो मैं अपने लिए, मतलब स्टूडेंट अपने लिए एक चैलेंज लेंगे 20 डेज का, कि हम एक ऐसा चैलेंज लें 20 डे का कि हम अपने आप को इतना मजबूत करके जाएं एग्जाम में कि जब अब हम अगली बार जब एग्जाम दें तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, 260 प्लस जा सकें, अच्छा कॉलेज मिले, हमारे पसंद की हमें ब्रांच मिले। तो इस सब के लिए क्या है कि आपको कुछ चीजों का यहाँ पे अब बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे एक तो आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी होगी। देखो, एक तो सिंपल स्टडी होती है बेटा, ठीक है, और एक होती है स्मार्ट स्टडी। तो आपको ध्यान देना होगा स्मार्ट स्टडी पे। ठीक है, स्मार्ट स्टडी पे ध्यान देना है, पीवाईक्यूज करने हैं। एग्जाम आपने अभी दिया ही है, आप देखेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन किस ट्रेंड के पूछे जा रहे हैं, उनकी एवरेज लेंथ क्या है, कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे। प्लस आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट हमारे विद्यापीठ सेंटर्स पे भी होते हैं, आपने उन्हें बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करना है। और जब उन्हें आपको अटेम्प्ट करना है तो बिल्कुल एक रियल फीलिंग लाके करना है कि जैसे हम एक्चुअल एग्जाम लिख रहे हो, कुछ इस तरीके से हम उसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, और हमारा जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए कि हम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस चैलेंज जो हम 20 डे का जो ये चैलेंज ले रहे हैं, इस चैलेंज को स्टेप बाय अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैलेंज में हमें क्या करना है। तो देखिए, जरा आप सोचिए एक बात को कि जेईई की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं या जब आप कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? स्टडिंग मोर बुक्स और सॉल्विंग मोर पीवाईक्यूज और स्मार्ट रिवीजन। तो अब अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें जवाब देंगे कि सर स्मार्ट रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस, मतलब आपने क्या पढ़ा है और आप उसे कितने स्मार्टली रिवाइज कर पा रहे हैं, और जब आप एग्जाम में पहुंच रहे हैं तो कितने स्मार्टली आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। ये बात इस बात पर ही डिपेंड करेगी कि आपकी सक्सेस क्या है, आप कितना अच्छा वहां परफॉर्म करेंगे। उतना ही अच्छा आप परफॉर्म करेंगे जितनी आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी होगी। जितनी अच्छी स्ट्रेटजी उतना क्विक रिवीजन, उतना एप्रोप्रिएट रिवीजन, और जितना एप्रोप्रिएट और क्विक रिवीजन होगा उतना ही अच्छे से आप वहां क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि रिवीजन इज द की, और वो भी कैसा रिवीजन? स्मार्ट रिवीजन। आपको बहुत स्मार्टली चीजों को रिवाइज कर लेना है, सारी चीजों को। ठीक है, अब आप उस पर क्या करेंगे? उस स्मार्ट रिवीजन को जब आप करेंगे तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान दो इस पॉइंट पे कि फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर। आप उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें जिनका वेटेज ज्यादा है या जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उन चैप्टर्स को आप देखते हैं, और ऐसे ही जब आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो बहुत जरूरी है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल ट्रेंड क्या है। मान लीजिए आपकी पसंद का कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, आप उस चैप्टर में कितना एक्यूरेटली सही कर पा रहे हैं, ये आप कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपने प्रैक्टिस किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, डेली रिवीजन करेंगे आप। डोंट स्किप दिस पॉइंट। आपने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना है इस चैलेंज में कि आपने किसी दिन छोड़ दिया कि चलो आज रिवीजन नहीं करते हैं, काम चल जाएगा, आज केवल प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, आपने डेली रिवीजन करना है और इन सारी चीजों को मिलाते हुए जो वीकली मॉक टेस्ट होगा वो टेस्ट आपने एक रियल टेस्ट की तरह देना है। ठीक है, ये सारे काम आपने करने ही करने हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। अब आप कहेंगे कि सर हम पढ़ें कैसे, एक कैसा प्लानर बनाएं, कैसा एक शेड्यूल बनाएं कि हम पढ़ पाएं। तो देखो जनरली आपने क्या करना है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो आप क्या करो, फिजिक्स के लिए 3 घंटे अलॉट कर दो आप कि मैं 3 आवर्स फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री के लिए 3 आवर्स अलॉट कर दो और मैथ्स के लिए 3 आवर्स अलॉट कर दो। तो आपने हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए 3 आवर्स अलॉट कर दिए। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये 3 आवर्स की स्टडी के बाद स्पेशली 2 घंटे 2 आवर्स आपको अलॉट करने हैं। किसके लिए? कि मैं उन 2 घंटों में सिर्फ PYQs करूंगा, मिक्स। ये नहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के कर रहे हैं, नहीं, हमने मिक्स करना है। तो अब हम उनके क्या करेंगे, PYQs करेंगे। तो जिन जिन की हमने स्टडी कर ली है या हम जिन जिन की स्टडी कर रहे हैं उनके बेस पे हम उनके PYQs करेंगे। ये 2 आवर का आपका रहेगा। और उसके बाद में 1 आवर आपने ऐसा रखना है, 1 घंटा आपने शेड्यूल में ऐसा रखना है जिसमें आपने ये जो कुछ भी किया है इस सब का एक रिवीजन फिर से हो जाए। आपने पढ़ा, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, फिर आपने केमिस्ट्री पढ़ी, फिर आपने मैथ पढ़ी, थोड़ा सा ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद आप PYQs लगाए 2 घंटे। उसके बाद जब आप सोने जा रहे हैं या जब आप आज के डे का क्लोजिंग करने जा रहे हैं, तब आपने क्या करना है, 1 घंटा वो सारी चीजों को देखना है जो आपने दिन में किया है। और इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी होगी उस मेमोरी में परमानेंटली वो चीजें सेटल हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। अब अगर आप देखोगे तो रफली इसके लिए आपको 12 घंटे की स्टडी लग रही है और इतना तो आप स्टडी कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसके बाद क्या करना है आपको। अब आप अपना जो मिशन है उस मिशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए, छोटी छोटी जर्नी में ब्रेक कर दीजिए। एक साथ पूरी जर्नी नहीं, उन्हें छोटे छोटी जर्नी में ब्रेक कर दीजिए। तो अब आप अपना मिशन डे स्टार्ट किया, आपने, आपके पास कैलेंडर है, आपने स्टार्ट कर दिया कि मेरा मिशन डे स्टार्ट हो गया। अब आपने फिजिक्स में क्या ले लिया, फिजिक्स में आपने मैकेनिक्स ले लिया, केमिस्ट्री में आपने क्या ले लिया, फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या ले लिया, अलजेब्रा, ये जो हाई वेटेज चैप्टर है वो ले लिए। अब जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, फिर आप क्या तैयार कर रहे हैं, फिर आप तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां से क्वेश्चन मिलना ही मिल रहा है। फिर आप क्या तैयार कर रहे हैं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोल कंसेप्ट। तो वो सारे चैप्टर्स आप क्या करते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे इन दिनों में। और शेड्यूल वही फॉलो करना है जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया था इस तरीके से। और फिर जब वीकेंड आ जाएगा फिर आपने इनका क्या कर देना है, मॉक टेस्ट दे देना है। ठीक है, अब आगे देखें। अब आप अगले उस पर चले जाएंगे, जब आप 6 to 10 में पहुंच गए फिर आपने वही काम करना है। अब आपने फिर हाईली वेटेज के जो चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स को इलेक्ट्रोस्टैट्स में और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं बच्चों से यही कहता हूं कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करें तो नेम रिएक्शंस जरूर रिवाइज करें। सारी नेम रिएक्शंस आपकी टिप पे होनी चाहिए विद रिएजेंट। उन रिएजेंट का क्या रोल है, उस रिएक्शंस के क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसका क्या यूज है, एंड यूज क्या होता है। तो आप अगर नेम रिएक्शंस पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं तो आप यकीन जानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप काफी सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप जीओसी पढ़ लीजिए अच्छे से, नेम रिएक्शंस पढ़ लीजिए, कुछ कन्वर्जन कीजिए और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम कीजिए। मैथ्स में आप कैलकुलस कीजिए। ठीक है, तो फिर वही शेड्यूल, आपको ये शेड्यूल फॉलो करते रहना है, 3 3 3 +2 +1। ठीक, पूरे दिन का ये आपका शेड्यूल होगा।
और फिर आपने वीकली अपना टेस्ट दे देना है। अब फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसी तरीके से चलते जाइए, आप ऑप्टिक्स ले लीजिए, मैग्नेटिज्म ले लीजिए, केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी लें तो याद रखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आपको बिल्कुल अपने टिप पे कर लेने हैं, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 100% श्योर शॉर्ट सवाल मिलेंगे आपको यहां से, केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, फिर डी एंड एफ ब्लॉक। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये सबसे पहले आपको तैयार करना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है इसको। मैथ्स में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लीजिए और फिर आप वही जो पैटर्न आपने बनाया था 3+3+3 बाद में +2+1, ठीक उस पैटर्न को फॉलो करते जाइए। अब आप क्या करते हैं, अब आप पहुंचते हैं अपने PYQ मैराथन पे। कैसे पहुंचते हैं, जब आपने ये सारी चीजें करी, जब आप एंड्स की तरफ पहुंच रहे हैं अपने, तो आप सॉल्व करेंगे 20 से 25 साल के जो पुराने पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करें। फिर कोशिश करेंगे जानने की कि पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। आप देखोगे कि एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न पर ही बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप जब वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस पहचानने में, अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। और ये यकीन जानिए कि जो पैटर्न होता है वो लगभग एक सा होता है। क्वेश्चन में डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन की जो थीम है, उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, वो तो वही रहना है, हर बार वही रहना है, उसमें तो कोई चेंज आ नहीं जाएगा। और लास्ट लॉ जो है वो वही रहेगा, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, बस उसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन आखिरी दिनों में अपनी स्पीड बढ़ानी है। मींस शुरुआत में जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो आप कोशिश कर रहे थे कि क्वेश्चन थोड़े, अगर टाइम भी लग रहा था फिर भी आप कोशिश कर रहे थे एक्यूरेसी पे। लेकिन अब आपने यहाँ पे इन 2 चीजों पे काम करना है, स्पीड पे और एक्यूरेसी पे। मतलब आप स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं उनकी एक्यूरेसी भी हो। ऐसा नहीं है कि हमने स्पीडली क्वेश्चंस तो 20 अटेम्प्ट कर लिए और उसमें से हमने 10 गलत कर दिए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, वो 10 गलत की वजह से -10 हो गया, तो जो आपने सही किए थे वो उनके नंबर भी ले गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो आपका नुकसान ही है। तो आपने क्या काम करना है, आपने इस चीज पे विशेष फोकस बनाना है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो प्लस आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। आपने इस चीज को मेंटेन करना है। तो आपने क्या करना है, लास्ट में जाकर के 20 से 25 साल के क्वेश्चनर लगाने हैं और उनमें आपने देखता है कि पर्टिकुलर चैप्टर्स में ऑर्गेनिक में क्या पैटर्न चला आ रहा है, फिजिकल में क्या पैटर्न चला आ रहा है। आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आपने किस चीज पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे, कि स्पीड हो साथ के साथ क्या हो, एक्यूरेसी हो। ऐसा ना हो कि हमारे पास केवल स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, और ऐसा भी ना हो कि हमारे पास सिर्फ एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं है, ठीक है। तो हमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी इन दोनों चीजों पे काम करना है, ठीक है। फिर अब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो मॉक टेस्ट सिमुलेशन में आप क्या करते हैं, आप कम से कम 3 से 4 से 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दीजिए। अच्छा, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बिल्कुल उसको उस रिदम से लेना है कि जैसे आप एक्चुअल टेस्ट दे रहे हैं। उसमें बिल्कुल ये नहीं सोचना ये तो मॉक टेस्ट है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम ज्यादा से पहले हम ज्यादा क्वेश्चन सही कर लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे आप रियल एग्जाम में जिस एटीट्यूड के साथ आप लिखते हैं रियल एग्जाम को, ठीक उसी एटीट्यूड के साथ आपको इन मॉक टेस्ट्स को लिखना है, ठीक है। अब करना क्या है, जब आप ये मॉक टेस्ट दे लेना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप ये जरूर एनालाइज करें कि किन एरियाज में जो आपको आते थे फिर भी आपने गलती की, आपकी गलती करने का पैटर्न क्या है, किन छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से गलतियां हो रही हैं। तो आपको अपनी मिस्टेक्स जरूर एनालाइज करनी है। कई बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल सही करते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन का डाटा पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन सही है, डाटा ही गलत पढ़ लिया, वो पूछा कुछ गया है बता कुछ रहे, ठीक है। तो आपने अपनी गलतियां जरूर से जरूर एनालाइज कर लेनी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है, उसमें आपको पता है कि इसका कंसेप्ट ये था, मैंने इसके बारे में ये पढ़ा है,
मैंने इस पे ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो वो क्यों गलत हुआ उस चीज को एनालाइज करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ सिली सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने आते हुए नंबर खो दिए। वो बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नंबर खो दिए क्योंकि वो क्या कर दिए, सिली मिस्टेक। आपने अब की बार अपने आप को इतना ज्यादा एग्जाम प्रिपेयर कर लेना है, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि एग्जाम में जाके आपसे वो गलती ना हो। क्लियर है? अब जब आप इस चीज को कर लें, तो आप जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं उसके लिए बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि एक छोटी सी स्ट्रेटजी होती है एग्जाम अटेम्प्ट करने की। देखो, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिन्हें आपको सही सही वहां बताना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डाटा बेस्ड होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ही बतानी है। तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री को ही किया करें। फायदा क्या होता है केमिस्ट्री को करने से? फायदा ये होता है, एक तो आपकी शुरू में रिदम बहुत अच्छी बनती है। आप जब केमिस्ट्री कर रहे होते हैं या फिर क्वेश्चन सही होते जाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यस, मेरा ये पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे सवाल ज्यादा सही हो रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो आपका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम बहुत अच्छा बनेगा। अब केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप फिजिक्स अटेम्प्ट करें, और फाइनली फिर आप अटेम्प्ट करें मैथ। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, आपके अंदर एक काबिलियत हमेशा होनी चाहिए, आपको अपनी रेंज पता होनी चाहिए। आपको तुरंत ये पता लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत टफ है या बहुत लेंदी होने वाला है, इसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम जा सकता है, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि इसका आंसर मैं सही निकालूंगा। मतलब ऐसे टफ क्वेश्चंस को इनिशियली आपने क्या करना है, स्किप करना है। टाइम बिल्कुल भी किल नहीं करना है। जब आप पैटर्न फॉलो करके आइए, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ लगा के आइए, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा फिर आप उन लेंथी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप अपना ईगो पे ले गए कि नहीं मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो इसका सवाल सही कर दूंगा, और अब आपने उसमें पता लगा 10 मिनट लगा दिया। पता लगा उससे आगे के दो सवाल ऐसे थे जो सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व हो सकते थे, दोनों सवाल। तो सोचो, आपने वो दो आगे के भी गवा दिए और वो तो गवा ही दिया। तो ऐसी ईगो पे बिल्कुल नहीं लेनी है बात। अपना ईगो साइड रखिए, आपने सेलेक्ट होना है। आपने, आपका फाइनल गोल क्या है, सेलेक्ट होना है ना। तो सेलेक्ट होने के लिए आप पेपर देंगे। आपने वहां ईगो सेटिस्फाइड नहीं करना है कि नहीं मैं ये पढ़ के गया था, ये चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसका सवाल तो मैं सही करूंगा ही, ये कैसे गलत हो सकता है मेरे से। ईगो पे नहीं लेना है उसे। आपने, अगर आपको लग रहा है कि वो टफ सवाल है, लेंदी सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग है, आप उसे उस टाइम के लिए स्किप कीजिए। जो सवाल बहुत सरल है, जो एक बार में हो रहे हैं, उन सवालों को देखिए। कम से कम आप गो थ्रू तो जाइए। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो शुरुआत में, एग्जामिनर भी क्या करता है, वो आपकी मेंटेलिटी से खेलता है, आपके ईगो से खेलता है। आपको वो सवाल दे देगा, अब उस सवाल को करने में आपने लगा दिए 10 मिनट, अब उसके बाद भी आंसर सही से नहीं मिल रहा है, तो आप क्या होते हो, फिर आप डिसबैलेंस होते हो। वहां से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलना शुरू होता है। और जब ऐसा होता है, उसकी वजह से जो सही सवाल आप कर सकते थे, जो आसान हो सकते थे, आप वे भी छोड़ते हो। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। स्किप दोस क्वेश्चन विच आर इनिशियली लुक्स टफ एंड लेंदी। आप उन्हें छोड़िए, पहले उन क्वेश्चन को कीजिए जो आप एक ही बार में तुरंत सही कर सकते हैं। ठीक है? अब जब ये काम आप कर लेंगे, तो अब आपने देखना है, आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे कहा कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको क्विक मार्क्स दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर बच्चों को पता भी है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि केमिस्ट्री जो है वो मोस्ट रिलायबल है। सबसे ज्यादा मार्क्स ये दे सकती है अगर आपकी सही से स्ट्रेटेजिक तैयारी है। उसके बाद फिजिक्स और फिर मैथ। सिलेक्शन आपका बिल्कुल श्योर होगा, आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे आएंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, मेंटली टफ करिए अपने आप को, खुश रहिए और पढ़िए। आपका काम है पढ़ना और मेहनत करना। ठीक है? और आप जितना खुश रह के, खुश मन से मेहनत करेंगे, चीजों को समझते हुए, अपनी कमजोरियों पे काम करते हुए, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है। I wish you a very best of luck for your next second attempt and I hope कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है they will sparkle like the flying colors और वो definitely सक्सेस होंगे with 260 marks।
थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।